अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से ना सिर्फ सीख रहे होंगे बल्कि प्रैक्टिकल फील्ड में आके कुछ अर्न करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। आज का लेक्चर भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम ये देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग का डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। अभी तक जो हमने सीखा उसमें था कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, आपने क्या बेचना है क्या नहीं बेचना, प्रोडक्ट के लिए आइडियाज़ कहाँ से जनरेट करने हैं। आज हमने देखना है कि भाई आइडिया आ गया हमें प्रोडक्ट का, अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा कैसे कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के दो मेथड्स हैं। उसकी तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ दुबई जा रहा हूँ अक्टूबर एंड में, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लग रही है जो कि एक्सपो दुबई 2020 के नाम से लॉन्च हुई थी, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से इस एक्सपो को थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर दिया गया और अब वो अक्टूबर में इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रही है। मुझे लगता है वहाँ पर काफ़ी हमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप लोग भी अगर मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा है, आप मैनेजर से तफसीलात ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे मौजूद नंबर पर रब्ता करके हमारे आने वाले कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं तो अब हमने करनी है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन दो तरीक़ों से हम करते हैं, एक मैनुअल तरीके से और एक टूल्स की मदद से। आप लोगों ने नाम सुना होगा जी, प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पहले हम चलते हैं कि मैनुअल तरीके से टूल्स ख़रीदे बगैर आप कैसे अपनी प्रोडक्ट का जो आइडिया आपने जनरेट किया है उसके मुतालिक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा में हमें चाहिए क्या क्या। आपने कोई भी आइडिया जनरेट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग मेरा वैसे ही कहते हैं कि सर आप हर बार एक ही एग्जांपल देते हैं, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए एक आसान एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक पेन बेचने लगे हैं, एक ब्लू पेन बेचने लगे, ठीक हो गया। अब आपने उसका डाटा कलेक्ट करना है। डाटा सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट कितने नामों से पहचानी जाती है। आपको कैसे पता चलेगा कि ब्लू पेन को और क्या 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 कहा जाता है। उसका आसान तरीका ये है, जब भी आप अमेज़ॉन के सर्च बार में जाएंगे और वहाँ पर ब्लू पेन लिखेंगे तो आपके सामने बेशुमार लिस्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। लिस्ट जब आएंगी आप देखेंगे कि यार ये जो मेरे कंपेटिटर्स नज़र आ रहे हैं इन लोगों ने टाइटल में क्या अल्फाज यूज़ किए हैं, जो अल्फाज उन्होंने यूज़ किए हैं उनको हम कीवर्ड कहेंगे। आपने वहाँ से कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लेना है। बाद में आपने एक एक कीवर्ड को सर्च बार में लेके जाना है और सर्च बार में जाके देखना है कि क्या उन पे सिमिलर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। जैसे हमने क्राइटेरिया में डिस्कस किया था कि आपके जो रिज़ल्ट्स होने चाहिए वो बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। अगर आप ब्लू पेन लिख रहे हैं तो आपको पहले सफ़े पे सिर्फ ब्लू पेन ही नज़र आने चाहिए। अगर तो आपको ब्लू पेन ही नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है। मीन्स कि अब आपको पता चल गया कि आपकी प्रोडक्ट कितने नामों से पहचानी जाती है। इनको हम कहते हैं कीवर्ड्स की डाटा कलेक्शन। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 25, 30, 35 कीवर्ड्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, वैसे तो कीवर्ड्स हंड्रेड्स में होते हैं, आपने उन कीवर्ड्स को पिक करना है और हर कीवर्ड को इंडिविजुअली आपने अमेज़ॉन की सर्च बार में डालना है और उसका डाटा निकालना है। ये काम करने से पहले आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि जो भी सर्च बार आ रही होगी, सर्च बार के साथ एक एड्रेस आ रहा होता है, शिपिंग एड्रेस। शिप टू लिखा होता है, शिप टू, वहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तान लिखा आ रहा होता है। और बहुत सारे हम में से लोग गलती करते हैं कि वहाँ पर अमेज़ॉन के सर्च बार में कीवर्ड लिखते हैं और डाटा लेते हैं, वो डाटा ऑथेंटिक नहीं होता। क्यों? वो पाकिस्तान को कंसिडर करके अमेज़ॉन हमें डाटा दे रहा होता है। हमने शिप टू पे क्लिक करना है, वहाँ पर हमने पोस्टल कोड एंटर करना है, कहाँ का, जिस भी कंट्री या रीजन में हम बेचने लगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो आपको यूएसए की किसी भी स्टेट का, किसी सिटी का पोस्टल कोड एंटर करना है, ठीक है। अगर आप यूके के लिए काम कर रहे हैं तो आपको यूके का कोई पोस्टल कोड करना है। अगर आप फ्रांस के लिए कर रहे हैं तो आपको फ्रांस का कोई पोस्टल कोड एंटर करना है। अब आप कहेंगे सर मुझे तो पोस्टल कोड का नहीं पता, तो थोड़ा सा इनोवेटिव हो, गूगल पे जाके लिखें, आपको सारे पोस्टल कोड्स आ जाएंगे। उनमें से कोई एक पोस्टल कोड पकड़ें, कॉपी पेस्ट करें और आपको उस कंट्री का अमेज़ॉन नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब जब वो अमेज़ॉन आपको नज़र आएगा, इंटरफेस नज़र आएगा, अब आपने वहाँ पर बारी बारी वो सारे कीवर्ड्स डालने हैं। कीवर्ड्स डालने के बाद अब जो सबसे पहली चीज़ आपके लिए चेक करने वाली है वो ये है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारी प्रोडक्ट हाई डिमांड होनी चाहिए। हाई डिमांड का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके टाइप कर रहे हों, सर्च कर रहे हों और उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हों। जब भी आप कोई कीवर्ड लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड पर लिखा आ जाएगा कि मोर देन 1000 लिस्ट अवेलेबल, मोर देन 2000 पीपल सेलिंग दिस। इससे आइडिया हो जाएगा कि यार इतने सारे लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इट मीन्स कि इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है।
ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेलर्स का मतलब है इसकी डिमांड ज़्यादा है, तभी ज़्यादा लोग बेच रहे हैं। अब हमारा अगला तरीकाकार ये होता है कि हमने ये चेक करना होता है कि इसमें कंपटीशन कितना है। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आपने हर कीवर्ड को डालना है। स्टार्ट आप अपने मेन कीवर्ड से करें जो कि बिल्कुल करीब तरीन है आपकी प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल ब्लू पेन, आपने ब्लू पेन लिखा और पहले सफ़े पे नज़र घुमाना शुरू की। जैसे ही आपने नज़र घुमाना शुरू की तो पहली चीज़ आपने रेटिंग्स देखनी है कि क्या इसकी रेटिंग्स 4.5 प्लस है, जितने भी पहले सफ़े पे लोग मौजूद हैं। अगर तो पहले सफ़े पे मौजूद सारी लिस्टें 4.5 या एवरेज 4.5 प्लस हैं, वेरी गुड, पहला क्राइटेरिया आपका क्लियर हो गया। अगला क्राइटेरिया आपने ये देखना है कि इस पे जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ हैं वो कितने हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था कि अगर आप यूएसए में सेलिंग कर रहे हैं तो आपके जो रिव्यूज़ होने चाहिए एटलीस्ट जो है ना टॉप 10 के अंदर कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज़ 500 से कम हों, 500 रिव्यू से कम हो अगर आप यूएसए में काम करें। अगर आप यूके या यूरोप में हैं तो वहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, वहाँ पर आप 300 पे आ जाते हैं। खैर अब ये गेम थोड़ी सी आउटडेटेड होती जा रही है, हम कभी कभी 800 को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, 1000 को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट डिपेंड्स के बाकी फैक्टर्स कितने सपोर्टिंग है। सो आपने ये भी देख लिया कि रिव्यूज़ भी ठीक है, मेरे क्राइटेरिया पे आ रहे हैं। अगली चीज़ आती है प्राइस। आपने देखना है कि क्या प्राइस $20 के अराउंड है, क्योंकि मैंने $20 आपको इसलिए कहा था कि $20 पे आप एक अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो अगर तो प्राइस रेंज भी आपके में आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इट मीन्स कि आपने जो सारा डाटा कलेक्ट किया आपने बनानी है एक एक्सेल की शीट। एक्सेल की शीट के अंदर आपने ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। बेचने वाले का नाम, उसकी प्रोडक्ट का टाइटल, उसकी रेटिंग्स, उसकी प्राइस और उसके रिव्यूज़। ये आपने पहले दिन की एक्टिविटी की। अगले दिन आपने दोबारा आना है। दोबारा आके अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आपने उसकी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है वो उसका BSR है। अब BSR का ताल्लुक लिंक होता है आपकी सेल से। चूँकि हमने जब क्राइटेरियाज डिस्कस किए थे तो हमने ये देखा था कि आपके कंपेटिटर्स की जो सेल है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्या ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पहले 2 या 3 टॉप सेलर्स जो हैं वो सारी सेल स्नैच करके जा रहे हैं। सो अब हमने ये चेक करना है कि क्या इनकी सेल कंसिस्टेंट है, प्लस हमने इसके BSR को मॉनिटर करना है। BSR क्या होता है? इसे हम बेस्ट सेलर्स रैंक कहते हैं। BSR जितना कम होता है वो उतना ही अच्छा सेलर कंसिडर होता है। सो हमने एक कॉलम एक्सेल के अंदर BSR का भी बना लेना है। BSR आपको कैसे मिलता है? आप किसी भी लिस्ट के ऊपर जाते हैं, उसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे उसकी प्रोडक्ट डिटेल्स आ रही होती हैं। वहाँ पर उसका वेट, रेटिंग्स, रिव्यूज़, कैटेगरी की डिटेल्स और BSR लिखा आ रहा होता है। और वहाँ पर जब आप बेस्ट BSR एक वर्ड नहीं लिखा आ रहा होगा, वहाँ पर लिखा होगा बेस्ट सेलर्स रैंक। अब आप जब बेस्ट सेलर रैंक को देखेंगे तो वहाँ पर आप जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मज़ीद 2 वैल्यूज़ लिखी होंगी। एक मेन कैटेगरी का बेस्ट सेलर्स रैंक लिखा होता है और एक सब कैटेगरी का लिखा होता है। आपने जिसको कंसिडर करना है वो मेन कैटेगरी के BSR को, यानी कि बेस्ट सेलर्स रैंक को कंसिडर कर लेना है। उसको कंसिडर करने के बाद आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले दिन दोबारा उसी टाइम पे, यानी कि 24 घंटे के बाद आपने सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है और देखना है कि इसके रिव्यूज़ बढ़े हैं या नहीं बढ़े। आपने ये देखना है क्या इसका BSR फ्लक्चुएट हुआ है या नहीं हुआ। एक शीट आपने BSR की बना लेनी है, एक शीट आपने रिव्यूज़ की बना लेनी है। उससे आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं भी ये प्रोडक्ट बेचता हूँ तो मुझे किस फ्रीक्वेंसी से रिव्यूज़ जनरेट करने पड़ेंगे जो मेरे कंपेटिटर्स जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे कंपेटिटर डेली बेसिस पे उसके 50 रिव्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है कि मेरे भी रिव्यूज़ इसी स्पीड से जनरेट हों। रिव्यूज़ कैसे लाते हैं? अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए बिल्कुल जायज़ तरीके से। इंशाल्लाह उसको हम जब प्रोडक्ट लॉन्च करना सीखेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने रिव्यूज़ डेली बेसिस पे लेकर आने हैं। सो ये भी सारा काम हम मैनुअल तरीके से कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमें सेल कैसे पता चलेगी अपने कंपेटिटर्स की, क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं। हमने क्या करना है, हर अपने जो कंपेटिटर है उस पर क्लिक करना है। राइट साइड पे ऐड टू कार्ट पे जाएंगे। ऐड टू कार्ट पे जाके वहाँ पर वो पूछेगा कितने यूनिट्स आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप जाके 999 यानी कि 10+ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टाइपिंग ऑप्शन आ जाएगी। आप 999 लिखें तो ऊपर आपको 2 तरह के मैसेज आने के चांसेस हैं। एक तो मैसेज आ जाएगा कि सर वी करंटली हैव ओनली 300 यूनिट्स अवेलेबल इन स्टॉक। ठीक है, अब जारी बात है 300 स्टॉक है तो आप 999 नहीं परचेज़ कर सकेंगे। तो आपको पता चल गया यार आज का इसका स्टॉक है 300।
अगले दिन आके आपने सेम 999 वाला मेथड किया, ऐड टू कार्ट पे गए, वहाँ पर जाके आपने 999 यूनिट्स डाल के बाय करने की कोशिश की, तो आपको कहेगा सॉरी सर आज हमारे पास स्टॉक है 270, आप 999 नहीं बाय कर सकते। 270 और 300 आपने इन दोनों को माइनस किया तो आपको लास्ट डे की सेल मिल गई जो कि थी 30 यूनिट्स। सो आपको अपने कंपेटिटर की एक दिन की सेल मिल गई। यही एक्टिविटी आपने डेली करनी है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि इस पूरे डाटा कलेक्शन को आपने 1 महीना देना है किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल करने से पहले। दूसरा मैसेज आपको ये आ सकता है कि इस सेलर ने पाबंदी लगाई हुई है कि आप 2 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं खरीद सकते, 5 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं खरीद सकते। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर अब हम क्या करें, हमें तो उसका स्टॉक नहीं पता चल रहा। उसका फिर तरीकाकार ये होता है कि हमें चूंकि पीछे से रिव्यूज़ की वेलोसिटी पता चल रही होती है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपको पता चल रहा है कि इस बंदे के कितने रिव्यूज़ वक्त के साथ बढ़ रहे हैं। हमें ये पता चल गया और हमें किसी एक आधे सेलर की सेल पता चल जाती है तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि यार मेरा जो पिछला सेलर था अगर उसने 30 यूनिट बेचे थे तो उसको 10 रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली कि हर 3 प्रोडक्ट्स बेचने के बाद 1 रिव्यू आता है। एक एज्यूम है, ये एज्यूम वाला मेथड है, कोई 100% ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को। हमने कंसिडर कर लिया कि यार हर 3 की सेल के बाद 1 रिव्यू आता है। अब हमने देखना है अपने कंपेटिटर्स के नंबर ऑफ़ रिव्यूज़। फॉर एग्जांपल वो 500 रिव्यूज़ लेके बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कि 500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अभी तक ये 1800 यूनिट्स बेच चुका है। जितने उसके रिव्यूज़ हैं उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर 3 बेचने के बाद 1 रिव्यू आया होगा जो कि हमने एज्यूम किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1800 तो हमें पता चल गया ना कि यार आज तक ये बंदा 1800 यूनिट्स बेच चुका है। अब हम नीचे आएंगे दोबारा प्रोडक्ट डिटेल्स में, जो कि प्रोडक्ट पेज के नीचे होती है, और वहाँ पर उसकी लिस्टिंग डेट को देखेंगे। फॉर एग्जांपल वो 5 माह पहले लिस्ट हुआ है तो हमारे पास पता चल गया कि भाई उसने 1800 यूनिट्स बेच दिए हैं 5 महीनों के अंदर। तो अब जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें पर मंथ सेल आ जाएगी। जब पर मंथ को फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें पर डे सेल आ जाएगी। ये तरीकाकार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने कंसिडर करनी है उसकी सेल डेली मॉनिटर करनी है, डाटा ऐसे ही कलेक्ट करते रहना है, डेली एक्टिविटी ये करनी है, और 1 महीना ये करने के बाद हमने देखना है क्या हमारे कंपेटिटर्स की सेल्स कंसिस्टेंट है, क्या हमारे कंपेटिटर के जो रिव्यूज़ की बढ़ने की रेशो है वो कंसिस्टेंट चल रही है, कोई उसमें कोई डिफरेंट चीज़ तो आपको नज़र नहीं आ रही। प्लस आपने रेटिंग्स को मॉनिटर करना है, 4.5 से नीचे तो नहीं जा रही, जो स्टैट्स उसने दिए हैं वो ऑथेंटिक चल रहे हैं। प्लस आपने उसकी प्राइस को मॉनिटर करना है। ऐसा तो नहीं है जब आपने ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया तो प्राइस चल रही थी 20 और 1 महीने बाद वही प्राइस $15 पे आ चुकी हुई है। इट मीन्स कि आप समझ जाएँ कि इसमें प्राइस वॉर चल रही है और ग्रेजुअली कंपेटिटर्स अपनी प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं। ये सारा मेथड मैंने आपको बताया कि विदाउट एनी टूल आप मैनुअली कैसे प्रोडक्ट का डाटा इकट्ठा करके एक एक्सेल की शीट बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आप टूल्स की मदद से डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।